अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इंशाल्लाह अपना लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे, जो कि स्क्यूनेस के ऊपर है। असल में ये जो स्क्यूनेस है ये है तो डिस्पर्शन का पार्ट, क्योंकि हम मीन मीडियन मॉड स्टार्ट कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो मीन मीडियन मॉड स्क्यूनेस के हवाले से उनके क्या आंसर आते हैं, तो इसलिए इस स्क्यूनेस को थोड़ा सा टॉपिक से पहले स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं, ताकि जब डिस्पर्शन में जाएं तो इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जाएं। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक ये है हमारी स्क्यूनेस। स्क्यूनेस है क्या? लैक ऑफ सिमेट्री का नाम स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस मीन लैक ऑफ सिमेट्री, जिसमें सिमेट्री ना हो, जिसमें यकसानियत ना हो, इक्वालिटी ना हो, वो स्क्यूनेस कहलाती है। ठीक, स्क्यूनेस में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस पढ़ेंगे, और एक इंशाल्लाह हम डिग्री ऑफ स्क्यूनेस पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ मैं डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस के ऊपर बात करूंगा। जब चैप्टर हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर डिग्री ऑफ स्क्यूनेस की तरफ मूव करेंगे हम। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस, ताकि मीन मीडियन मॉड के अंदर स्क्यूनेस है या नहीं है तो हम उसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस में हमारे पास नंबर 1 पर आता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्री, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कब होती है? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर स्क्यूनेस नहीं आ रही। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री तब होती है जब हमारे पास इस तरह का डाटा हो कि उस पूरे डाटा में कोई भी वेरिएशन ना आ रही हो। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन व्हेन डाटा इज कांस्टेंट। जब हमारा डाटा कांस्टेंट होता है, यानी कि कोई वेरिएशन नहीं आ रही होती, तो हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्री है, यानी कि कोई भी स्क्यूनेस नहीं आ रही, कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही। स्क्यूनेस इन द सिंपल वर्ड वेरिएशन, वेरिएशन इन द डाटा। स्क्यूनेस इन द सिंपल वर्ड इज वेरिएशन इन द डाटा। वेरिएशन इन डाटा का नाम है स्क्यूनेस। तो जब हमारे पास सारा डाटा ही कांस्टेंट आ गया तो उसमें तो स्क्यूनेस का सवाल ही नहीं पैदा होता। फॉर एग्जांपल 5 5 5 5, क्या वेरिएशन आ रही है वैल्यूज में? क्या 5 की अगली बात की वैल्यू 6 आ रही है? क्या 7 8 आ रही है? नहीं नहीं, सारी वैल्यूज सेम आ रही है, यानी कि किसी भी वैल्यू के दरमियान में वेरिएशन नहीं आ रही। अगर वेरिएशन नहीं आ रही तो हम कहेंगे ठीक है, यह एक ऐसा डाटा जिसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है। कोई स्क्यूनेस नहीं है का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है हमारे पास? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, यहां पर हमारा ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर मीन, मीडियन और मॉड ये क्या है? इक्वल आते हैं। मीन मीडियन मॉड और मीन मीडियन और मॉड इक्वल आते हैं। अब इन सारी वैल्यूज का मीन ले वो भी 5 आएगा, इन सारी वैल्यूज का मीन ले 5 आएगा, मीडियन भी 5 आएगा, मॉड भी 5 आएगा। गॉट इट? तो सबसे पहले स्क्यूनेस में हमने पढ़ा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसका जरा ग्राफ बना लें, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ क्या बनता है, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा कुछ।
एक बेल शेप कर्व बनती है, इसका नाम है कर्व का बेल शेप कर्व। ये बेल शेप कर्व है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अब देखें, जितना डेटा राइट तरफ जा रहा है उतना ही डेटा लेफ्ट तरफ जा रहा है। तो ये जो ग्राफ बना है ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्राफ बना है। और इस सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा, क्योंकि मोड जो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, तो जहाँ पर ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, जहाँ पर इस ग्राफ का हम्प होगा, याद रखिएगा यहाँ पे हमेशा मोड होता है। तो ये मोड है। तो अगर ये मोड है, हमने बताया सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में तो मीन मीडियन मॉड इक्वल होते हैं। तो अगर यहां पर मॉड है तो ऑब्वियस बात है मीडियन भी यहीं होगा और मीन भी यहीं इस पॉइंट पर होगा, यानी कि इस पॉइंट पर मॉड, मीडियन और मीन तीनों आपस में इक्वल है। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अपने पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना। सेकंड में पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन ये पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इफ right tail of a frequency distribution is longer than the distribution is said to be positively skewed, said to be positively skewed या skewed rightly, यानी कि राइट साइड पर डाटा इंक्लाइन कर रहा है। इसकी डायग्राम देख लेते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड की। तो पॉजिटिवली स्क्यूड की जो डायग्राम बनती है वो ये बनती है। हमारे पास जो डाटा है वो पॉजिटिवली साइड पर इंक्लाइन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है कि अगर आपका डाटा राइट साइड पे इंक्लाइन कर रहा है, बल्कि इसको इस तरह कर ले, ठीक है। अगर आपका डाटा सारा राइट साइड पर यानी कि राइट टेल लॉन्गर है, डाटा आपका राइट साइड पे इंक्लाइन कर रहा है, तो हम कहेंगे ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, होता क्या है कि आपका जो मीन मीडियन मॉड है, जो आपका मीन मीडियन मॉड है, यहां पर मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड होता है, ठीक है जी। पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें मीन अगर ग्रेटर है मीडियन से, मीडियन अगर ग्रेटर है मॉड से, हम कहेंगे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। और हमें पता है जहां पर मैक्सिमम पॉइंट होगा वहां पर हमारा मॉड होगा, और ये हमारा मीडियन है, और ये हमारे यहां पर मीन है। तो देखें मीन सबसे ग्रेटर और बड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन है और ये मॉड करीब है, मीडियन उससे दूर, और मीन सबसे ग्रेटर है यहाँ पर, ठीक है जी। तो पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में आपने याद रखना है कि अगर टेल राइट साइड पे बनी है तो एग्जामिनर पूछेगा अगर राइट टेल लॉन्गर है या डाटा राइट टेल की तरफ इंक्लाइन कर रहा है, बताए वो पॉजिटिवली स्क्यूड है नेगेटिवली स्क्यूड है, आपने कहना है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है जी। थर्ड में हमारे पास
वो है नेगेटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया, नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब बिल्कुल सारी डेफिनेशन को कर दें, इफ राइट टेल था यहां पे लेफ्ट टेल आ जाएगा, बाकी सारी डेफिनेशन सेम है। तो इफ लेफ्ट टेल इज लॉन्गर, अगर लेफ्ट टेल लॉन्गर होगी वो जो ग्राफ होगा वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। फॉर एग्जांपल अब देखें लेफ्ट टेल लॉन्गर है, अगर लेफ्ट टेल लॉन्गर है तो यहां पर होता क्या है, यहां पर मीन लेस होता है मीडियन से, और मीडियन लेस होता है यहां से मॉड से, ठीक है। तो ये हमारी स्क्यूनेस थी, जिसमें स्क्यूनेस में हमने डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस देखा। तो तीन तरह की डायरेक्शन होती है। नंबर वन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है, दोनों तरफ इक्वल डाटा आ रहा होता है। फिर पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है, सारा डाटा राइट साइड पे जा रहा होता है। नेगेटिवली स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड में नहीं, सारा डाटा लेफ्ट साइड पर आ रहा होता है। और इस नेगेटिवली स्क्यूड को हम स्क्यूड लेफ्ट भी कहते हैं। नेगेटिवली स्क्यूड को हम स्क्यूड लेफ्ट भी कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट तरफ, ये राइट है मेरी साइड, ये मेरी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट तरफ सारा डाटा हमारा इंक्लाइन कर रहा होता है। तो ये हमारी सारी थी हमारी स्क्यूनेस, ठीक है जी। स्क्यूनेस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब स्क्यूनेस में हमारी सिंपल डिग्री ऑफ स्क्यूनेस रह गई है, ठीक है। तो ये हमारी सारी स्क्यूनेस होगी। अगर इसको थोड़ा सा आप देख लें तो ये हमारा मॉड आ गया, मीडियन और मीन। तो देखें मीन सबसे कम पर है, मीडियन से ग्रेटर और मॉड सबसे ग्रेटर है यहाँ पर, ठीक है। तो अब बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की बात कर लेते हैं कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है क्या। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, बॉक्स एंड ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है क्या, ये देखते हैं। सबसे पहले कुछ डाटा ले लेते हैं और उसी डाटा से बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाते हैं। तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाने के लिए आपको चार चीज़ें चाहिए। और चार चीज़ें क्या हैं? नंबर वन, रेंज चाहिए, Q1 चाहिए, इसके बाद Q1 के बाद Q2 चाहिए और Q3 चाहिए। बस ये चार चीज़ें चाहिए, ये चार चीज़ें हमें चाहिए तो हमारा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बन जाएगा, ठीक है जी। तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बना लेते हैं। उसके लिए हम वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है जी। तो वैल्यूज़ के लिए हम देखते हैं हमारे पास 2 है, 5, 6, 8, 12, 15, 16, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 और उसके बाद हमारे पास आ गया 20 के बाद 23, 25, 26, 30, 33, 133, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। दो वैल्यूज़ और ले लेते हैं। यहाँ पर आ गया 34 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 36।
ये हमारे पास 15 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हमारे पास पता है अनग्रुप डाटा। तो सबसे पहले क्योंकि डाटा मैंने ऑलरेडी अरेंज लिखा हुआ है, अगर ये अरेंज ना होता यू हैव टू फर्स्टली अरेंज द डाटा, ठीक है। लेकिन परेशान नहीं होना, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में एग्जामिनर आपसे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ नहीं करवाएगा, वो आपको बना बनाया बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट गिवन करेगा और फिर उससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है जी। तो क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं इसलिए हम ड्रॉ करना भी सीख लेंगे ज़रा। तो हमें चार चीज़ चाहिए रेंज से लेके Q3 तक। तो सबसे पहले रेंज फाइंड करते हैं। रेंज क्या है हमारे पास, हमें पता है रेंज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू 36, रेंज 2, यानी कि 2 से लेकर 36 तक जाना है हमने, ये हमारी रेंज आ गई। इसके बाद हमें चाहिए Q1 फाइंड करना है। Q1 का फॉर्मूला होता है n+1/4 वैल्यू। n कितना है हमारे पास 15, 15 + 1 16, 16 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 4th वैल्यू। तो 4th वैल्यू कौन सी है 1 2 3 4, ये हमारे पास आ गया Q1। तो Q1 आ गया हमारे पास 8। फिर हमें चाहिए Q2, वो मीडियन होता है n+1/12 वैल्यू, तो 16 डिवाइड बाय 2 8th वैल्यू, ये 4 आ गई, 5 6 7 8। तो जो 8th वैल्यू है ये हमारी Q2 आ गई, दैट इज 20। तो Q2 आ गया हमारा 20। फिर Q3 चाहिए 3 × n+1/4 वैल्यू, तो 3 × 16 डिवाइड बाय 2, 2 1s are 2 8s are 8 3s are 20, 16, सॉरी ये 4 है, 4 1s are 4 4s are 16 और 4 3s are 12। तो 12th वैल्यू देखें कौन सी, ये 8 है, 9 10 11 12, दैट इज 30। 30 हमारा आ गया Q3। तो Q3 आ गया हमारे पास 30। तो चारों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। जैसे चारों वैल्यूज आ गई हैं उसके बाद इंशाल्लाह हमारा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी अभी तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस गिवन लाइन में हम 36 तक जाएंगे। ये 0 है, मैं 5 5 का इंटरवल ले रहा हूँ, 5 10 15 20 5 30 और 35। सही हो गया। अब आपने क्या करना है, इन चार गिवन वैल्यूज को इस जो टाइम लाइन है इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास रेंज, दैट इज द मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर 2, यानी कि 0 ये 1 है तो ये 2 है मेरे पास। तो 2 पे मैंने एक डॉट लगा दिया, लग गया। फिर Q1 पे, Q1 कितना है 8, तो 5 6 7 8, ये 8 है, डॉट लगा दिया। 20 Q2 है, 20 20 ये 20 है, डॉट लग गया। 30, एक डॉट लग गया। मैक्सिमम वैल्यू 36 35 और ये हमारा 36 है। तो देखें 5 पॉइंट्स लग गए, सही है। अब सबसे पहले मैं बनाऊंगा बॉक्स। सबसे पहले हम बनाएंगे पहले बॉक्स। बॉक्स बनता है Q1 और Q3 से। तो Q1 हमारे पास क्या है, ये Q1 है, ठीक है। ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू Q1 Q2 Q3 मैक्सिमम वैल्यू। तो जहां पर Q1 होगा ना वहां पर आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, ये देखें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई Q1 पे। इस तरह Q3 पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें। लो जी, ये परपेंडिकुलर लाइन Q3 में भी हमने ड्रॉ कर दी। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया ना, इनको क्लोज कर दें, अब इनको आपस में क्लोज कर दें। तो देखिए यहाँ से मैं क्लोज करने वाला हूँ,
इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे हमने ज्वाइन कर, तो ये देखें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को कहते हैं वो वाला बॉक्स, ये बॉक्स वो वाला बॉक्स। सही हो गया। फिर क्या करना है, इस मिनिमम वैल्यू को Q1 से ज्वाइन कर दिया, इस Q3 को मैक्सिमम वैल्यू से ज्वाइन कर दिया, ये हमारे विस्कस बन गए। ये जो हमारे पास बॉक्स बना है ये हमारे पास बॉक्स हो गया। और ये विस्कर, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन जो जा रही है, पैरेलल लाइन स्ट्रेट लाइन जा रही हैं, इनको विस्कर बोलते हैं क्योंकि ये बॉक्स का राइट साइड है, राइट आर्म है ना। हाँ, तो ये हमारे पास बॉक्स का आ गया राइट विस्कर और ये बॉक्स का आ गया लेफ्ट विस्कर। ठीक है, ये दो विस्कर्स हैं। तो इन दो विस्कर्स को और इस बॉक्स को कहते हैं कंबाइन बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट। ठीक है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। अब रह गया हमारे पास Q2। तो Q2 क्या नहीं, ये Q2 है। तो Q2 ने क्या किया, इस बॉक्स को दो हिस्सों में क्या किया, आपस में डिवाइड किया। अच्छा, अब एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा अच्छा, ये तो हमारा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बन गया ना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है आपको, मतलब हमने डिटेल में बना लिया कि बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनता कैसे है। मसला ये है कि क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपको गिवन करेगा वो क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से स्टार्ट लेगा, यानी कि ये सब कुछ आपको नहीं करना, क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से स्टार्ट। ये आपका क्वेश्चन, ये तस्वीर आपकी क्वेश्चन, ये तस्वीर आपकी क्वेश्चन। द डायग्राम इज योर क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन डायग्राम एग्जामिनर विल आस्क यू द पर्टिकुलर क्वेश्चंस अबाउट दिस डायग्राम। वो क्वेश्चंस क्या होंगे, अब वो वन बाय वन जरा जिक्र करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, वो क्वेश्चन साथ से चले मैं लिखता रहता हूँ, फिर हम आंसर भी करते रहते हैं। ठीक है, नंबर 1। अच्छा, एग्जामिनर ने ना, ये बात याद रखिएगा, ये नहीं लिखे होंगे Q1, ये तो हमने खुद लिखे हैं ना, एग्जामिनर ने ये नहीं लिखे होने। एग्जामिनर बस ये ऐसे तस्वीर बनाई होनी एग्जामिनर ने, हाँ बस एग्जामिनर ने ऐसे, और ये राइट विस्कर भी नहीं लिखा होना उसने, ये भी कुछ भी नहीं लिखा होना, बस ये सादी सी तस्वीर बनी होगी। यानी कि एग्जामिनर का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ये होगा आपका, बस ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन से वो कुछ आंसर पूछेगा। नंबर 1 पे वो कहेगा फाइंड कर दो मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड कर दो। आपको पता है ये मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपने कहा 36, आपने कहा मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी क्या आई है, वो 36 आई है। सही। फिर एग्जामिनर पूछेगा फाइंड कर दो मीडियन। हमने क्या मीडियन फाइंड करना है, हमें पता है ये जो सेंट्रल वैल्यू Q2 होती है ये हमारा मीडियन होती है। तो हमने कहा कि जो हमारा मीडियन है, क्योंकि सेंट्रल वैल्यू मीडियन को डिनोट करती है, मीडियन हमारा 20 है, तो हमने कहा मीडियन हमारा 20 आ गया। ठीक। फिर एग्जामिनर ने कहा कि फाइंड कर दो लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल फाइंड कर दो। हमें पता है लोअर क्वार्टाइल तो हमारा Q1 होता है, और Q1 तो बॉक्स का स्टार्टिंग लाइन शो करता है। ये Q1 है, ये Q1 दैट इज 8, तो Q1 हमारा 8। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, एक और बात, हमें पता है कि ये क्वार्टाइल्स का पूरा डाटा, क्योंकि Q3 तक लिखा हुआ ना मैंने, देखो सारा डाटा क्वार्टाइल्स का, और क्वार्टाइल्स टोटल 100% होता है। तो याद रखिएगा मिनिमम टू Q1 है ना, ये Q1 है हमारा, ये हमारा Q2 है, ये हमारा Q3 है, ये मैक्सिमम वैल्यू, और ये हमारी मिनिमम वैल्यू। तो याद रखिएगा मैक्सिमम से Q1 तक टोटल 25% डाटा रिप्रेजेंट हो रहा होता है, Q1 से Q2 तक 25%,
Q2 से Q3 तक 25%, 25%, तो ये 25 टोटल 100% डाटा बनता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि क्वार्टाइल डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में कट करता है, तो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स, हर एक पार्ट के हिस्से में 25% आ रहा। अब एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है कि what percentage represent from Q1 to मैक्सिमम वैल्यू। एग्जामिनर ने कहा क्या परसेंटेज रिप्रेजेंट करती है Q1 से मैक्सिमम वैल्यू तक। व्हाट परसेंटेज रिप्रेजेंट फ्रॉम Q1 टू मैक्सिमम वैल्यू। तो Q1 से मैक्सिमम, देखिए Q1 से ये मैक्सिमम कितने परसेंटेज रिप्रेजेंट हो रहा है, 25 25 25 75। तो व्हाट परसेंटेज रिप्रेजेंट फ्रॉम Q1 टू Q मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 75%। सही है, एग्जामिनर से भी पूछ सकता है। फिर ये पूछ सकता है कि व्हाट परसेंटेज रिप्रेजेंट बॉक्स। बॉक्स कितनी परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है, बॉक्स ये बॉक्स है 25 और 25 50, हम कहेंगे 50% रिप्रेजेंट करता है बॉक्स। ठीक है, फिर एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हाट परसेंटेज रिप्रेजेंट फ्रॉम Q3 टू लेफ्ट विस्कर, Q3 टू स्टार्ट ऑफ लेफ्ट विस्कर, यानी कि Q3 से लेफ्ट विस्कर के स्टार्ट तक कितने परसेंट बनती है। तो हमने देखना है Q3, ये Q3 है और लेफ्ट विस्कर का स्टार्ट ही है, ये लेफ्ट विस्कर का एंड है, ये लेफ्ट विस्कर का स्टार्ट है। तो 25 25 25, तो टोटल हमारे पास 75% डाटा बनता है। तो हमने क्या दिया 75%। तो इस तरह की वो कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, और एट द एंड आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, वो स्क्यूनेस के बारे में आप पूछेगा। ठीक है, तो वो ये पूछेगा डिस्क्राइब स्क्यूनेस ऑफ द डाटा, कि इस डाटा में जो है वो स्क्यूनेस क्या है, इस डाटा में जो है वो स्क्यूनेस क्या है। तो याद रखिएगा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट स्क्यूनेस कैसे बताएगा, उसका तरीका सुन लें। अगर ये दोनों बॉक्स इक्वल हैं, अगर ये दोनों बॉक्स इक्वल हैं तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक रहेगी। अगर ये दोनों बॉक्स इक्वल हैं, अगर इक्वल साइड होगी राइट वाली और लेफ्ट वाली, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी आपस में सिमेट्रिक, यानी कि ये क्या हो जाएगी सिमेट्रिक हो जाएगी। तो सिमेट्रिक का मतलब है कि कोई भी स्क्यूनेस नहीं है। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है अगर दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि आपका Q2 यहां पर आ रहा है, अगर अब Q2 यहां पर आ रहा तो देखें ये राइट साइड ग्रेटर हो गई, और हमने कहा था अगर राइट साइड ग्रेटर हो जाए वो तो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, ये तो पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया। अगर ये राइट बॉक्स ग्रेटर है पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है जी। और अगर ये लेफ्ट बॉक्स ग्रेटर हो जाए तो ये नेगेटिवली स्क्यूड डाटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा मीडियन कुछ यहां पर आता तो देखें लेफ्ट साइड ग्रेटर होगी, अब ये कौन सी स्क्यूनेस होगी, ये नेगेटिवली स्क्यूड डाटा हो गया, ये नेगेटिवली स्क्यूड हो गया। सही है, तो इस तरह ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से एग्जामिनर कुछ इस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, और स्क्यूनेस जानने के लिए हमने 3 बातें सीखी। अगर बॉक्स
इक्वली होगा राइट एंड लेफ्ट पे तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बॉक्स राइट साइड पे ग्रेटर आ रहा है पॉजिटिवली स्क्यूड आएगा, और अगर बॉक्स हमारा नेगेटिव साइड पर आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा, वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए डियर स्टूडेंट हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह हम सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ लोकेशन तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब चैप्टर 12 का नेक्स्ट हाफ जो है वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन के ऊपर है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है इस पर जरा बात करते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, ये अभी जैसे कि हमने स्क्यूनेस पढ़ रहे थे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन सारा स्क्यूनेस के ऊपर है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये बताता है कि आपका जो एवरेज है, आपकी जो वैल्यूज हैं वो सेंट्रल वैल्यूज से कितनी करीब है कितनी दूर है। फॉर एग्जांपल हमारी अज्यूम करें कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, दोनों अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर रहे हैं। तो कंपनी ए वालों का जो मीन आया वो ये था, कंपनी वालों का मीन टारगेट इतना अचीव करना है हमने हर हाल में, यानी कि इतनी सेल अचीव करनी है एवरेज हमने। तो कोई भी हो सकता है, उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन 50 लाख की सेल अचीव करनी है इस महीने में, 10 लाख की सेल अचीव करनी है इस महीने में, और कंपनी बी ने कहा ये हमारी मीन सेल है कंपनी बी की। अब कुछ ये हुआ कि जो एक्चुअल सेल होती रही वो कुछ इस तरीके से होती रही कंपनी वगैरह की। कंपनी ए की एक्चुअल सेल कुछ इस पैटर्न पर थी, कुछ इस पैटर्न पर रही थी। ठीक है, और कंपनी बी की जो एक्चुअल सेल थी वो कुछ इस पैटर्न पर थी। ठीक, अब खुद बताएं किस वैल्यूज में वेरिएशन ज्यादा है। ऑब्वियस बात है कंपनी बी की वैल्यूज में वेरिएशन ज्यादा है, यानी कि अपने मेन टारगेट से दूर दूर है, ये मेन टारगेट से दूर दूर है। और ये देखें कंपनी ए बेहतरीन परफॉर्म किया है, ये अपने मेन टारगेट के कितना करीब है। तो हम कहेंगे कि कंपनी ए ज्यादा सक्सेसफुल रही अपने टारगेट को अचीव करने की, यानी कि कंपनी ए की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। ठीक है, तो यही परफॉर्मेंस किसकी अच्छी किसकी बुरी है, सारी सारी हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन बताएगा। ठीक है जी, तो हमने ये देखना है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो एवरेज वैल्यू से कितनी डिस्पर्स हो रही हैं, हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज है वो एवरेज वैल्यू से कितनी डिविएट हो रही हैं, कितनी स्कैटर्ड हो रही हैं, इसका नाम मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। अभी हमने डिस्पर्शन यानी कि स्कैटर्डनेस ऑफ डाटा कैलकुलेट करना है। तो हम नॉर्मली दो तरह की डिस्पर्शन होती है हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन में, एक को कहते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स, एब्सोल्यूट मेजर्स, और एक को कहते हैं रिलेटिव मेजर्स, रिलेटिव मेजर्स।
ये जो हमारी एब्सोल्यूट मैयर होती है ये एक्चुअल डाटा के साथ होती है। फॉर एक्चुअल डाटा, और इसका आंसर जो होता है वो यूनिट फॉर्म में होता है। आंसर इज इन यूनिट फॉर्म। आंसर इसका यूनिट फॉर्म में आता है। यूनिट फॉर्म का मतलब क्या? अगर मैं स्पीड की स्कैटर्डनेस फाइंड कर रहा हूं तो स्पीड के साथ किलोमीटर पर आवर आने वाला है। अगर मैं किसी वेट का स्कैटर्डनेस, उसके साथ किलोग्राम आने वाला है। अगर मैं किसी डिस्टेंस का, ठीक है, उसके साथ किलोमीटर मीटर आने वाला है। तो यानी कि एब्सोल्यूट मेजर में यूनिट्स आंसर के साथ आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल डाटा के साथ मूव कर रहा होता है। जबकि रिलेटिव मेजर में ऐसा नहीं होता। ये फॉर परसेंटेज डाटा, ये सारे के सारे आंसर परसेंटेज फॉर्म में बताता है, और ये यूनिट लेस आंसर होता है, यानी कि हैविंग नो यूनिट। यानी कि रिलेटिव मेजर्स जो है, ये जो रिलेटिव मेजर्स हैं, ये यूनिट लेस होता है। ये यूनिट लेस होता है क्योंकि इसके सारे के सारे आंसर जो हैं वो परसेंटेज फॉर्म में आने हैं। आंसर इज इन परसेंटेज फॉर्म। रिलेटिव मेजर्स के आंसर सारे के सारे परसेंटेज फॉर्म में होते हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों हो गए हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर्स और हमारे पास रिलेटिव मेजर। अब देखना है कि कौन कौन से हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर्स हैं और कौन कौन से हमारे पास रिलेटिव मेजर्स हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजर्स को मैं लिख लूँ तो हम 4 तरह के एब्सोल्यूट मेजर्स पढ़ेंगे और 4 तरह के ही रिलेटिव मेजर्स पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो एब्सोल्यूट मेजर्स जो 4 तरह के हैं वो कुछ ये हैं। नंबर 1, रेंज, ठीक। फिर इसी रेंज का कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सेकंड हमारे पास है इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, और इसी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फिर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। फिर उसके बाद हमारे पास है क्वार्टाइल डेविएशन, और क्वार्टाइल डेविएशन को ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है और इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। और फिर क्वार्टाइल डेविएशन का भी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और एट द एंड हमारे पास है वेरिएंस। एट द एंड हमारे पास है वेरिएंस। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएंस का कोफिशिएंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिलेटिव मेजर्स है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो यहां तक हमारा फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ इसकी कुछ डेफिनेशन वगैरह रह जाएंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर पे रेंज क्या है और रेंज का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो
जो रेंज है हमारे पास वो देखते हैं क्या, और उसका कोफिशिएंट नंबर वन रेंज, फिर उसका कोफिशिएंट। ठीक है जी। आपको पता है रेंज का फॉर्मूला है, हम एक वैल्यूज ले लेते हैं, फिर वैल्यू से इन सबको कैलकुलेट भी करते रहते हैं। हमारे पास वैल्यूज कुछ ये हैं 2, 5, 9, 15, 17 और उसके बाद 6, उसके बाद 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, तो 7 कुछ और कर लेते हैं, 13 कर लें और ये 19 कर लें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेंज कैलकुलेट करनी है। जब हम रेंज कैलकुलेट करेंगे तो हम ज़रा इसको अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, रेंज के लिए ज़रूरी नहीं है अरेंज करना, वैसे भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज देख सकते हो। तो रेंज का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इस रेंज का फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट रेंज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। आपको पता है रेंज ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 19। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? दैट इज 2। तो 19 माइनस 2 किया, आंसर आ गया हमारे पास 17। ये हमारे पास रेंज आ गया। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है। तो जो रेंज का कोफिशिएंट होता है उसका फॉर्मूला होता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एम प्लस एक्स नॉट इंटू 100। यानी कि रेंज एक बार माइनस के साथ, फिर रेंज एक बार प्लस के साथ, और फिर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। तो लेट्स कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू 19 माइनस 2 और फिर 19 प्लस 2 इंटू 100% कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय 21 टू 100। आंसर आ जाएगा हमारे पास 80.95%। 80.95%। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कोफिशिएंट का, और ये हमारे पास आंसर आ गया रेंज का। तो इस तरह हम रेंज कैलकुलेट करते हैं। सही हो गया? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन है इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेकंड है हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, और फिर इसी इंटर क्वार्टाइल रेंज का कोफिशिएंट, फिर इसी कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। ये इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1। अब मुझे Q3 फाइंड करना पड़ेगा और Q1 फाइंड करने पड़ेगा। तो हमें क्वार्टाइल तो फाइंड करने आते हैं, ये हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सीखा था। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं Q1 क्या आ रहा है, फिर Q3 क्या आ रहा है। तो जैसे Q1 फाइंड करने लगे तो आपने एक फौरन माइंड में बात क्लिक हुई कि भाई सबसे पहले डाटा को अरेंज तो कर लो, क्योंकि अरेंज डाटा लेना है ना। 2, 5, 6, 8, 2, 5, 6, 8। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है 9, 9 के बाद 13,
15, 17, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 वैल्यूज पूरी हो गई, ठीक है जी। तो Q1 फाइंड करते हैं, फॉर्मूला ये n इज इक्वल टू 9 है, टोटल 9 वैल्यूज है, तो n प्लस 1 बाय 4, तो 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 4, तो 10 डिवाइडेड बाय 4 किया, हमारे पास आंसर आ गया 2.5। तो 2.5 का मतलब है कि दूसरी और तीसरी वैल्यू का एवरेज ले लो, ठीक है, सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 2.5 इनके सेंटर में आएगा, तो इन दोनों का एवरेज ले लो, जैसे कि हम मीडियन में करते थे। तो 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, 11 डिवाइड बाय 5, आंसर इज 5.5, ये हमारे पास Q1 आ गया, ठीक। जब हमारे पास ये Q1 आ गया, अब हमें चाहिए कि हमारे पास Q3 क्या है, तो Q3 के लिए फॉर्मूला बनेगा 3n प्लस 1 बाय 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 4, 30 डिवाइडेड बाय 4, तो 30 डिवाइडेड बाय 4 किया हमने, 30 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 7.5 वैल्यू, 7.5 वैल्यू। ये जो 7.5 वैल्यू आई, इसका मतलब होता है ये 8, 7 और 8 का मिड है, 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इन दोनों का एवरेज लेना है, तो आंसर क्या बनेगा 17 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर बनेगा 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज आया 16। तो इस 16 को और 5.5 को फॉर्मूले पुट करते हैं, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो आंसर आ जाएगा क्वार्टाइल रेंज का Q3 माइनस Q1 था, Q3 हमारे पास कितना आया 16, Q1 कितना आया 5.5, तो आंसर आ जाएगा 16 माइनस 5.5 है 10.5, 16 माइनस 5.5, तो आंसर इज 10.5, तो आंसर आ गया हमारे पास 10.5। तो ये वाला आंसर आ गया हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज का। और अगर मुझे इसी का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ IQR का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 इंटू 100%। व्हाट इज Q3? 16 माइनस 5.5, 16 प्लस 5.5 इंटू 100%। तो लेट्स कैलकुलेट, आंसर क्या आता है 10.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 15.5, तो हमारे पास आ जाएगा 21.5, आंसर इज 48.84, 48.84। आंसर आ जाएगा 48.84। तो ये हमारे पास आ गया इंटर क्वार्टाइल रेंज के कोफिशिएंट का आंसर, ठीक है। तो दो हमने पढ़ लिया, बस लास्ट पढ़ते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थर्ड वाला क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन बिल्कुल इंटर क्वार्टाइल रेंज की तरह है, ये देखिएगा जरा, और फिर इसका क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट भी देखना है ना हमने, हाँ कोफिशिएंट भी देखना है। तो बिल्कुल क्वार्टाइल डेविएशन इंटर क्वार्टाइल रेंज की तरह है, ये देखिएगा क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। देखें कोई फर्क आया? इस उधर भी Q3 माइनस Q1 था ना, और इधर भी Q3 माइनस Q1, लेकिन इसमें फर्क ये है इसको डिवाइड बाय 2 कर देना, इसलिए क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। तो Q3 क्या हमारे पास 16 माइनस 5.5 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आया 10.5 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 5.25। तो 5.25
0.25, ये हमारे पास आ गया क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर। अब रह गया कोफिशिएंट, वो तो बहुत आसान, जो कोफिशिएंट इंटर क्वार्टाइल रेंज का होता है सेम कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन का ही होता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट भी सेम है, 100%, ये तो सेम है। Q1 इंटू 100, आंसर क्या आया था 48.84, इधर भी 48.84% आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन थी फॉर क्वार्टाइल डेविएशन, और ये क्वार्टाइल डेविएशन का हमारा कोफिशिएंट था। ठीक है, तो इनको रिवाइज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना लास्ट डिस्कशन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में वेरिएंस क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और इनका कोफिशिएंट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।